जय हिंद एस्पिरेंट। तो हमारी जो एंशियंट हिस्ट्री की जो रेलगाड़ी है वो चल पड़ी है ना। तो कोशिश है हमारा आज या कल में ख़त्म कर देंगे एंशियंट हिस्ट्री। और आप लोग के जो इनपुट आए थे मैंने देखे हैं। बहुत सारे लोग पेपर 6 और 7 को करने की बात कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि पॉलिटी और ये जियोग्राफी करें करके। तो एक मैं बैलेंस्ड अप्रोच अपनाना चाहूँगा, ताकि क्या बोलते हैं आपका ये प्रीलिम्स की तैयारी भी अच्छे से हो जाए। और डोंट वरी, आप लोग जुड़े रहिए, ठीक है। मैं एक प्लान कर रहा हूँ कि आप लोग के लिए संडे को हम लोग एक ये एमसीक्यू करें, क्योंकि मेरा हमेशा से मानना रहा है और उसी को ही मैं फॉलो करना चाहूँगा कि आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन अगर आप क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे होगा, है ना। तो मेंस का भी बाद में करेंगे, लेकिन अभी चूँकि ये सब्जेक्ट ज़्यादा प्रीलिम्स ओरिएंटेड है तो प्रीलिम्स का करते हैं, और जब मुझे लगेगा कि मेंस का भी करना है करके तो वो भी स्टार्ट करेंगे। तो कुछ कुछ प्लान है ना। तो वो मैं पैरेलली वर्क कर रहा हूँ। एक जनमन भी आपके लिए जो मैंने एक निकाला था, तो अब मैं मार्च मंथ का भी 1-2 दिन में करने वाला हूँ। तो एक टेंटेटिव जो प्लान है, एक रफ प्लान जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगा मैं, कि हम लोग कैसे जुलाई को कवर करेंगे, अगस्त को करेंगे, और सितंबर को, और अक्टूबर को, ठीक है। कोशिश रहेगी कि हमारा नवंबर तक का प्रीलिम्स वाले जो सब्जेक्ट्स हैं वो कवर हो जाए, ठीक है। देखिए, सब हिस्ट्री क्या है ना, बहुत लंबा है, इसीलिए इसमें टाइम लग रहा है। हिस्ट्री में एंशियंट मिडीवियल और किसी भी पार्ट को छोड़ के जाना, मतलब ऐसा लगता है कि यार आएगा ही, है ना। तो एक बार कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, जियोग्राफी है आपका, और पॉलिटी है। रिलेटिवली ओके है, मतलब उतना डेप्थ में नहीं, मतलब उतना ज़्यादा तो नहीं है, हो जाएगा। क्योंकि हम लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं ना, कि क्या उस बोलते हैं एकदम एंड टू एंड। सीजीपीएससी में जैसा अप्रोच रहता है वही हमारा अप्रोच है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अगर सब चीज़ सही रहा और ये प्लान वर्क करा, तो अक्टूबर या फिर नवंबर से हम लोग फिर बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो नए एस्पिरेंट हैं उनके लिए ये मैं चाहूँगा कि आप लोग कनेक्ट रहें। और एक चीज़ और चाहिए था मुझे आप लोगों से फीडबैक, कि यार आप लोगों को अगर पसंद आ रहा है ना तो लाइक ज़रूर किया करें, है ना। जो बोलते नहीं हैं आप, बाकी लोग का कहना था कि लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके। तो मेरे लिए मतलब आप लोग का फीडबैक इसलिए ज़रूरी है कि अगर प्रोग्राम नहीं अच्छा लग रहा है तो बंद करके कुछ और चालू करेंगे, ठीक है। लेकिन जो एक इंटरेक्शन होना चाहिए। अभी क्या चल रहा है, मैं वन वे आपको डिलीवर करते जा रहा हूँ लेक्चर, है ना, एक के बाद एक। लेकिन आपके साइड से जो फीडबैक है कि अच्छा है तो थम्स अप करिए, है ना। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर फीडबैक में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि एक अच्छा इनिशिएटिव है, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आप लोग बिल्कुल आप लोग लाइक करिए, और अपने जो भी मतलब एस्पिरेंट है साथी, उनके साथ शेयर करिए, ठीक है। और अगर ये प्रोग्राम मतलब आप लोग का सपोर्ट रहा तो फिर कंटिन्यू करेंगे। अगर अच्छा लगा, अगर आप लोग को फ़ायदा हो रहा है तो डेफ़िनेटली इसको कंटिन्यू करा जाएगा, ठीक है। और मैं एक लास्ट क्या बोला था, एक बात रखने के बाद शुरू करूँगा आज का, कि देखिए हम लोग का अप्रोच क्या है, ये जो भी पढ़ रहे हैं उसका अप्रोच क्या है, कि मैं आप लोग को एक थोड़ा ब्रीफ दे दिया रहता हूँ, है ना, कि क्या है। जब भी किसी मूवी के बारे में सुना ना तो शायद आपको इंटरेस्ट ना आए, लेकिन जब आपको मूवी का जो हीरो हीरोइन है ना, थोड़े बहुत डायरेक्टर के बारे में पता चलता है कि अच्छा हाँ भाई रणबीर कपूर है, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाता है ना। तो एक्चुअली वही चीज़ यहाँ पे मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि एक भूमिका बांध रहा हूँ कि इस जो मूवी है, मूवी रूपी ये जो हिस्ट्री के चैप्टर हैं, उसमें मसाला क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको लगता है कि ज़्यादा डीप डाइव करना है, ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, तो आपके पास किताब है, मटेरियल एम्पल अवेलेबल हैं। इवन अगर आप नहीं यूज़ करते तो भी जो मैं अवेलेबल आपको करा रहा हूँ दैट इज़ ऑल्सो इनफ फॉर द एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव। मतलब शर्त ये है कि आप उसको अच्छे से यूज़ करें, मतलब बार बार पढ़ें फैक्ट्स को, और उसको एक्स्ट्रापोलेट करना जाने, मतलब जो अवेलेबल है डेटा उसको एक्सपांशन करना जाने, अगर क्वेश्चन इधर उधर आता है तो, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, फिर से वही अपना ब्रीफ करेंगे। जो मौर्य पीरियड जब डिक्लाइन हुआ, हमने कारण क्या क्या है देखा था, बताया था, है ना, कि ब्राह्मणिज्म को काफ़ी नेग्लेक्ट किया गया और धर्म को अपनाया गया, तो जो सैन्य शक्ति थी वो कमज़ोर हो गए, एबल लीडरशिप नहीं था, खजाना खाली हो गया ज़्यादा वेलफेयर काम में। तो ये सब चीज़ें बहुत सारी रीज़न थी, और रीजनल बगावत हो गई। तो ब्रीफ पढ़ेंगे कि मौर्य के मतलब मौर्य पीरियड, मौर्यन का जब अंत हुआ, पतन हुआ, तो उसके बाद कौन कौन से राजवंश आए। और उसके बाद हम लोग जो एमसीक्यू करेंगे प्रीलिम्स का, जो घटना चक्र से लिया है, और मेंस के जो क्वेश्चन आए हैं वो करेंगे, और मैं कुछ होमवर्क दूंगा आपको, ठीक है। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं, क्या है मतलब क्या पृष्ठभूमि है।
तो सबसे पहले तो ये कि आपने देखा कि मौर्यन जब डायनेस्टी कमज़ोर हुई तो फिर किसने मतलब ख़त्म कर दिया, जो लास्ट जो राजा था बृहदर्थ, है ना, बृहदर्थ को पुष्य जो उनका वो था सचिव या फिर जो सेनापति था, पुष्यमित्र शुंग ने इनकी हत्या करके फिर शुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत का इतिहास दो भागों में विभाजित हो गया। एक तो है कुछ विदेशी यात्री आए जिसका हम लोग लास्ट में देखेंगे। ये वाला पार्ट ज़्यादा कवर नहीं किया गया हमारे सिलेबस में, लेकिन ये कहने के बावजूद कुषाण से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो अपन इसको देखेंगे। उसके बाद जो स्थानीय राजवंश थे शुंग, कण्व और सातवाहन, तो ये काफ़ी अच्छे से कवर किया है और क्वेश्चन यहाँ से आया है। तो इस चैप्टर में हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। कुषाण के मैं एमसीक्यू करवाऊंगा आपको, लेकिन इससे प्रश्न नहीं आए हैं तो, और ज़्यादा डिटेल मिलता नहीं कुषाण के बारे में, मतलब हमारे सिलेबस में। तो इस वाले पार्ट को या तो मैं छोड़ा हूँ और बाद में हम लोग कर लेंगे इसको, ठीक है, कुषाण को, क्योंकि फिर बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा जिसका क्या बोलूँ, उतना वैल्यू नहीं है। तो कुषाण और एक दो और डायनेस्टी है जिसको हम लोग बाद में करेंगे, जैसे कुषाण हो गए, उधर जाएंगे तो राजपूत डायनेस्टी है, जो पार्टाइट वार होता है ना, पाला राष्ट्रकूटा प्रतिहार के बीच, वो सब भी सिलेबस में नहीं दिए गए हैं, बट किसी दिन फ्री होके उसको भी मैं इंक्लूड कर दूंगा ताकि आपको एमसीक्यू अगर आता है प्रीलिम्स में तो आप सॉल्व कर पाओ। मेंस के सिलेबस में उतना डिटेल में नहीं है, ठीक है। कुषाण वाला बस एक बार इसलिए आ जाता है क्योंकि जो गांधार कला है वो इनके काल में ही फला फूला था, ठीक है। तो चलिए अपन आगे चलते हैं। सबसे पहले तो बैकग्राउंड तो बता दिया आपको। टेक्स्ट को मैं आने वाले पीडीएफ में बड़ा कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली ये बन चुके हैं तो इसमें मैं एडिट कर नहीं पा रहा हूँ, इसलिए जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मौर्यन काल के जो मुख्य स्रोत क्या क्या हैं, एक तो है आपके अयोध्या का अभिलेख, जिसको किसने लिखा है, जिसमें मेंशन है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध कराए थे, ठीक है। देखिए ये कैसे, ये सारे जो फैक्ट है ना, कैसे आपको आंसर करने में मदद मिलते हैं, है ना, और जिनको याद है उन्होंने लिखा भी होगा। दूसरा था बेसनगर का जो अभिलेख है, जिसको क्या बोलते हैं, गरुड़ ध्वज भी कहा जाता है। उसको एक विदेशी यवन का जो था हेलियोडोरस, उसमें खुद को भगवत कहा है, मतलब भागवत का मानने वाला। तो ये विष्णु या फिर क्या बोलते हैं, वासुदेव से संबंधित अभिलेख जो है वो है बेसनगर या विदिशा का अभिलेख, ठीक है। ये कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में पूछ सकता है क्योंकि फेमस है थोड़ा, है ना, कि एक विदेशी आदमी आके यहाँ पे भागवत धर्म को अपना रहा है, तो बड़ी बात हो जाती है। नेक्स्ट है नानाघाट अभिलेख। ये किससे संबंधित है, सातवाहन डायनेस्टी से है, ये तो पता है आपको, लेकिन शातकर्णी वन से, है ना, शातकर्णी वन से संबंधित है। नेक्स्ट है नासिक अभिलेख। तो ये किसने किया, गौतमी बाल श्री ने। किसकी माता थी, जो आप पढ़ते हैं ना, गौतमी, ये गौतमी शात, ये क्या था यार मैं बोल रहा हूँ, शतकर्णी, गौतमी बालश्री शतकर्णी करके कहता है, तो उनकी माता का नाम था, मतलब उनकी माता ने नासिक अभिलेख दिया था। और एक और अभिलेख है जूनागढ़ का अभिलेख, जिसको रुद्रदमन शक शासक था, ठीक है, उसने संस्कृत का पहला अभिलेख है, तो ये एक फैक्ट है। तो जूनागढ़ का अभिलेख किससे बिलोंग करता है, रुद्रदमन से। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है या फिर अभिलेख हैं जो बताते हैं कि पोस्ट मौर्यन कैसा सोसाइटी था, क्या आपका पॉलिटिक्स चला, ठीक है। उसके अलावा जो साहित्य थे, तो बौद्ध साहित्य में वर्णन है, ललित विस्तार, दिव्य अवदान। इसमें बताया गया है कि भाई शुंग जो शासक ये था, पुष्यमित्र शुंग, वो एंटी बुद्धिज़्म था, है ना, उसने सारे बुद्ध स्तूप थे उनको क्या बोलते हैं तोड़ दिया। उसके बाद ये भी वर्णन मिलता है कि उसने इनाम रखा था कि कोई भी एक बुद्धिस्ट का गला काट के लाएगा तो उसको 1000 दिनार कुछ मिलेगा, है ना। ऑल्दो ये सब क्लेम जो है वो आर्ग्यूमेंटेटिव है ना, मतलब किताबों में इसको मतलब बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू दिव्य अवदान, लेकिन कोई प्रूफ भी नहीं है क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने बहुत सारे स्तूपों का निर्माण भी किया है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो उसमें आर्ग्यूमेंट है। ये आर्य मंजूश्री कल्प, ये बुद्ध साहित्य है। महाभाष्य, महाभाष्य किसने लिखा है, पातंजलि ने, ठीक है। और ये है आपका जो पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखा था उस पर टीका है, ठीक है। तो उसमें भी पुष्यमित्र शुंग के बारे में लिखा गया है। तो अगर कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी कि भाई पतंजलि किस काल के थे, तो आपको कनेक्ट हो जाएगा कि शुंग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, मतलब उस पीरियड के थे।
गार्गी संहिता में भी ज्योतिष विज्ञान पर आधारित कुछ यह पुस्तक यवनों के आक्रमण पर उल्लेख करती है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली पढ़ रहे हैं, इनडायरेक्टली भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। वो है महाभाष्य पतंजलि ने लिखा है। ये सब जो बेसनगर जो विदिशा का था उसमें वासुदेव का वर्णन है। आपका नासिक अभिलेख है, गौतमी बालश्री ने लिखा है। ठीक है, तो इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है ना उसको बार बार पढ़ेंगे। इसीलिए प्रेजेंटेशन में एक पीपीटी में काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन रखा है ताकि आप उसको अच्छे से याद रखें, और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन रखा है। ठीक है, इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको अवेलेबल है जो इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ना चाहते हैं। तो एक ब्रीफ हम लोग सारे डायनेस्टी के बारे में पढ़ लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पूछा नहीं जाता, क्या फैक्ट उनसे रिलेवेंट है वही चीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि शुंग वंश पहले आया, जो मौर्य वंश वो डिक्लाइन हुआ तो, और इनका टाइम पीरियड था लगभग 110 साल के आसपास, है ना, 90 ईयर्स का। तो ये 185 बीसी से लेके 175 बीसी तक चला। ठीक है, इसके फाउंडर थे पुष्यमित्र शुंग। इसको बार बार हम लोग पढ़ रहे हैं कि बृहदर्थ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की, और इनकी जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। ठीक है, बहुत जगह आपको विदिशा दिखेगा क्योंकि ये लोग क्या थे, उज्जैन से बिलोंग करते थे। लेकिन आप गूगल करेंगे, कहीं भी सर्च करेंगे तो पाटलिपुत्र को इनकी राजधानी माना गया है, विदिशा को उपराजधानी टाइप से माना गया था। तो उसको मैंने करेक्शन किया सर्च करने के बाद। और उज्जैन क्षेत्र की ये, मतलब इनका क्षेत्र तो उज्जैन था, है ना, मतलब वहाँ के रहने वाले थे। फिर उन्होंने आक्रमण किया यहाँ पे मौर्यन डायनेस्टी में, तो पाटलिपुत्र जो कैपिटल था वो इनका कैपिटल बन गया। उसके बाद ये क्या है, उज्जैन क्षेत्र के कट्टर ब्राह्मणवादी थे। मनुस्मृति इनके काल में रची गई। देखिए कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये सब सारे फैक्ट अगर आप याद रखेंगे तो आप वो क्वेश्चन का आंसर कर पाते कि आपके ये जो है हाँ, शुंग डायनेस्टी में इंडियन कल्चर कैसा था। ठीक है, इन्होंने 2 अश्वमेध कराए। देखिए एक फैक्ट है कि इन्होंने ब्राह्मण कल्चर को रिवाइव किया, फिर से आपके कर्मकांड आने शुरू हो गए। और प्रमुख अभिलेख है अयोध्या का अभिलेख, जो कि इनके राज्यपाल जो होता है, गवर्नर था वहाँ का, धनदेव, उसके द्वारा रचित है। और उसी में ही मेंशन है कि इन्होंने 2 अश्वमेध कराए थे। ठीक है, तो ये है। उसके बाद आते हैं पुष्यमित्र शुंग और बौद्ध धर्म, है ना। तो जो मैंने बात बोला वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि जो अवदान, दिव्य अवदान है, उसके अनुसार इन्होंने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया था, और सियालकोट में घोषणा की थी कि कोई भी बौद्ध भिक्षु का सर काट कर लाएगा उसको 1000 दिनार पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन ये डिबेटेड है। क्यों? क्योंकि वास्तविकता में पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध विरोधी होने का दावा पूरी तरह से सत्य प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जो अशोक ने सांची का स्तूप बनाया था उस पर पत्थर की वेदी बनवाई। ठीक है, और इधर है क्या, और दूसरा था भरहुत स्तूप जो कि सतना में है, उसका भी निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ठीक है, तो ये 2 फैक्ट हैं जो आपको बताता है कि भाई ठीक है, मतलब ब्राह्मणिज्म को प्रमोट कर रहा था, बट कट्टर बौद्ध नहीं था कि। तो इसीलिए ये जो क्लेम है जो दिव्य अवदान में बोला गया है वो डिबेटेड है, मतलब उसमें क्लियरिटी नहीं है, इतिहास में क्लियर मतलब सहमति नहीं है। अब आते हैं शुंग वंश के अन्य शासक। इनके बस नाम पर पढ़ लीजिए। एक तो है अग्निमित्र जो पुष्यमित्र का बेटा था, है ना। और इसके बारे में ना ये फैक्ट याद रखिएगा कि मालविका अग्निमित्र जो एक रचना है कालिदास का, वो इनके और अग्निमित्र और मालविका के प्रेम का वर्णन करता है। ठीक है, कालिदास आएंगे अभी जल्द, आ ही रहे हैं गुप्ता पीरियड में। वसुमित्र थे, वो इनके चौथे शासक थे। वसुमित्र के नेतृत्व में ही शुंग सेना ने यमुना तट पर यवनों को हराया था। जो विदेशी लोग आक्रमण किए थे उनमें से यवनों को हराया था वसुमित्र ने। बाकी भागभद्र के बारे में एक फैक्ट है कि भागवत धर्म का उदय इन्हीं के टाइम में हुआ। वासुदेव की पूजा शुरू हुई, और जो मैंने बोला था कि हेलियोडोरस ने विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ का खड़ा किया था। ठीक है, तो ये भागभद्र के टाइम में होता। और देवभूति, ये उनके, तो देवभूति आखिरी शासक था जिसकी हत्या कर दी किसने, वासुदेव ने, और उसके बाद उन्होंने कण्व वंश की नींव डाली। तो अब आता है शुंग वंश खत्म होता है, फिर आता है कण्व वंश। तो इसका संस्थापक चूँकि वासुदेव है, ऊपर में ही पढ़ा, राजधानी अगेन पाटलिपुत्र, और इसके मुख्य शासक वासुदेव, भूमिमित्र के नारायण और सुशर्मन। सुशर्मन जो था वो अंतिम शासक था। इसकी हत्या करके सिमुक ने 30वीं मतलब 13 बीसी में सातवाहन वंश की स्थापना की। तो देखिए टोटल कितना, 45 साल के आसपास इन्होंने शासन किया। ठीक है, तो ये राजाओं को बस सीक्वेंस याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक फैक्ट ऐसा बनता है कि भाई बृहदर्थ की हत्या करके पुष्यमित्र ने
शुंग डायनेस्टी की स्थापना की। सेकंड स्टेटमेंट देगा कि अंतिम शासक कौन था इसका, ये देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की। फिर तीसरा दे सकता है कि सिमुक ने अंतिम सुशर्मन कण्व वंश का जो शासक था उसकी हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की। तो तीनों स्टेटमेंट अगर आपको पता है तो आप बना लोगे इसको, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ फैक्ट्स हैं। उसके बाद आते हैं सातवाहन डायनेस्टी के बारे में। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। पूछा नहीं गया है प्रश्न इसके बारे में मेंस में, बट मुझे लगता है कि जिस टाइप से ये लोग गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, जो जो कभी नहीं पूछे गए हैं उनको पूछ रहे हैं, तो दिस कैन बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इस बार सुंग को पूछ लिया, अगली बार सातवाहन को पूछ सकता है, ठीक है। तो थोड़ा प्रिपेयर रहेंगे इनके कल्चरल सोशल इस टाइप के एक्सपेक्ट को, ठीक है। संस्थापक कौन था? शिमुक था। उसके बाद राजधानी कौन सी थी? प्रतिष्ठान, जिसको पैठन भी बोलते हैं, आजकल जो महाराष्ट्र के आसपास है। क्षेत्र जो शासित था वो दक्षिणापथ, मतलब ये जो साउथ एरिया है उसको ही इन्होंने रूल किया। और इनको अन्य नाम थे दक्षिणापति, क्योंकि दक्षिण साइड में इन्होंने रूल किया। और पुराणों में इनको आंध्र भृत्य, मतलब आंध्रों के सेवक ऐसा कहा गया है, ठीक है। राजभाषा क्या थी इनकी? प्राकृत। इनके काल में क्या था? संस्कृत तो चलो चल ही रहा था ऊपर से, जैसे शुंग कण्व में, लेकिन इनके टाइम में प्राकृत भाषा जिसकी लिपि ब्राह्मी थी वो काफ़ी प्रचलित हुई। प्रमुख शासक आप याद करेंगे तो एक्चुअली यार मैं इसका नाम याद भूल रहा था, गौतमी पुत्र शातकर्णी, जो नासिक से बिलोंग कर रहा था। एनीवेज, तो शिमुक है, शातकर्णी वन है, हाल है, और ये सब इस वंश के शासक थे। क्विकली एक नज़र मारेंगे, ज़्यादा कुछ देखने लायक है नहीं। तो इसकी शिमुक जो है उसने स्थापना करी थी, काफ़ी क्रूर और अत्याचारी बन गए थे, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। और कई जैन और बौद्ध मंदिरों, चैत्यों का निर्माण करवाया था। तो देखिए, शुंग के बारे में बोला गया था कि इन्होंने तो भाई बौद्ध जो स्तूप थे उसको नष्ट किए, लेकिन ये जो सातवाहन है वो भी ब्राह्मणवादी थे, लेकिन इन्होंने बौद्ध धर्म को भी काफ़ी रुचि दिखाई उसमें। ये तो शिमुक हो गया। शातकर्णी जो उसका पुत्र था उसने क्या उपाधि धारण करी थी? ये इस वंश के पहले शासक थे जिन्होंने दक्षिणाधिपति और अप्रतिहत चक्र, मतलब जिसको कभी हराया नहीं गया है ना। इसका मतलब होता है जिसका चक्र कभी रुका नहीं, मतलब जिसका विजय रथ कभी रुका नहीं। तो इसकी ये उसने उपाधि धारण करी। उतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2 अश्वमेध इन्होंने भी कराए थे और एक राजसू कराया था, ठीक है। और अभिलेख किससे प्राप्त होती है? जो नाना घाट अभिलेख है, ये याद रखिएगा, है ना। हिस्ट्री में एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब हम लोग छत्तीसगढ़ में भी आएंगे तो ये जो जहाँ पे भी अभिलेख आता है ना, वो एक रिटर्न वो हो जाता है, एविडेंस हो जाता है उस डायनेस्टी के बारे में। तो आपको उस अभिलेख किससे संबंधित है एटलीस्ट वो तो याद रखना है, और अगर पता चल पाए कि क्या लिखा है तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो नानाघाट अभिलेख है वो शातकर्णी वन से बिलोंग करता है। पुराणों में शातकर्णी को कृष्ण का पुत्र कहा गया है। कलिंग राज खारवेल के समकालीन माने जाते हैं। और हस्ती गुम्पा या फिर जो हाथी गुम्पा, जो अभिलेख के अनुसार खारवेल ने शातकर्णी को हराया था, ठीक है। एक फैक्ट है अगर एमसीक्यू में पूछे तो। उसके बाद हाल आता है, ठीक है। हाल के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इन्होंने प्राकृत भाषा में एक काव्य लिखा था जिसका नाम था गाथा सप्तशती, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और महान कवि को, मतलब 2 और कवि थे, उनको भी संरक्षण दिया। एक तो इनका, एक का नाम था गुणाढ्य नाम का विद्वान जिसने बृहत कथा कोश नाम का ग्रंथ लिखा। और इसी काल में जो संस्कृत के व्याकरण के लेखक थे सर्ववर्मन, उसने कातंत्र नामक ग्रंथ का उल्लेख किया, ठीक है। इन सब फैक्ट को अगर एक बार देख लिए रहे ना, एक बार चर्चा कर लिए हम लोग, तो हो सकता है वहाँ प्रीलिम्स में अगर ऑप्शन दिखता है तो आपको याद आ जाए। अदरवाइज गाथा सप्तशती को आप याद रखोगे, दैट वुड बी इनफ, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, गौतमी पुत्र शातकर्णी, ठीक है। तो इनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो इनकी माता के जो अभिलेख है, नासिक अभिलेख, वहाँ से पता चलता है। इन्होंने, जिनमें इसको क्या बोला गया था, एकमात्र ब्राह्मण, मतलब ये इसको ना ये भी बोला जाता है यार, वर्ण व्यवस्था का संरक्षक, ठीक है। 2 लोगों को कहा जाता है, एक तो ये हैं और एक थे हमारे ये तो हो गए गौतमी पुत्र, और दूसरा जो पहले पढ़े थे शुंग, क्या था, पुष्यमित्र। दोनों को ही बोला जाता है क्योंकि इन्होंने काफ़ी क्या बोलते हैं, ब्राह्मणिज्म को या फिर ब्राह्मण धर्म को प्रमोट किया, ठीक है। तो पुष्यमित्र को भी कहा जाता है। तो सातवाहनों के सबसे महान शासक थे जिसने अंधकार युग से बाहर निकालकर सातवाहन वंश के पुनरुद्धार के लिए काम किया। और इसके 2-3 नाम थे, एक ब्राह्मण, वेंकट स्वामी, और विंध्य नरेश और राजगज। तो
ये एक ब्राह्मण बहुत फेमस है, पूछा जाता है। उसके अलावा क्या था, इन्होंने शकों को हराने के प्रतीक के रूप में वेंकटक नामक एक शहर की स्थापना की, जो नासिक के पास है। ठीक है। तो एक आता है फिर उसका उनका पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। तो ये इनको दक्षिण पथेश्वर और प्रथम आंध्र सम्राट कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, आंध्र की विजय के कारण है प्रथम आंध्र सम्राट कहा जाता है। ठीक है। और ये छोटा मोटा और अभिलेख है कि जूनागढ़ के अभिलेख से पता चलता है कि इन्होंने रुद्रदमन को हराया था, बट छोड़ दिया था क्योंकि उसकी बेटी का विवाह इससे हुआ था, दामाद था भाई उसका। ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सबको आप इग्नोर कर सकते हो। इसमें एक नौकायान वाली बात है, इसको याद रखिएगा। यज्ञश्री सातकर्णी के टाइम में समुद्रयान और नौकायान ये सब काफ़ी प्रमोट हुए। और ये लोग जो ट्रेड करते थे ना, वो भारूच या फिर जो गुजरात में है ना, भड़ौच बोलते हैं, उससे भड़ौच बोल देता हूँ। वहाँ पे इनका बंदरगाह था जिसके थ्रू ये लोग ये विदेशी ट्रेड करते थे, तो याद रखेंगे। ठीक है। इंग्लिश में ऐसा लिखते हैं, रॉच। ठीक है। क्या लिख दिया मैंने, गुजरात लिखना चाह रहा था मैं, गुजरात में है। ये फैक्ट है, कुछ याद है। अब सातवाहनों का योगदान क्या था, जो हम लोग पढ़ रहे थे कि ये शुंग के बारे में तो पढ़ लिया, हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, लेकिन सातवाहनों ने भी क्या योगदान दिया था। तो इनके चलते क्या हुआ, सामंतवाद के लक्षण दिखाई दिए। तो सामंतवाद क्या होता है, ये उस टाइप की प्रथा होती है जिसमें राजा जो है अपने जो सिपाही है उनकी सर्विस के बिहाफ में उनको लैंड देता है ना। फ्यूडलिज्म जो बोलते हैं अंग्रेजी में। तो फ्यूडलिज्म के लक्षण दिखे, जिसमें बाद में फिर और प्रचलित हुआ कि शायद गुप्ता पीरियड में बढ़ गया ये, है ना, कि आपको ज़मीन दे दिया जाता है, आपको उसके बिहाफ में राजा को सर्विस देनी है, प्रोटेक्शन करना है स्टेट का, तो उसको सामंतवाद बोलते हैं। ठीक है। व्यापार केंद्र भड़ौच के सातवाहन, भड़ौच है ना जो भारूच है, सातवाहन का प्रमुख बंदरगाह था उस टाइम। मुद्रा प्रणाली, तो देखिए इसमें क्या है, हालांकि व्यापार और व्यवसाय में चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रयोग किया जाता था, उनका विशेष योगदान क्या था, सीसा और पोटीन के सिक्के का प्रचलन। तो इन लोगों ने क्या सीसा और पोटीन के सिक्के चलाए। इसके पहले आप देखोगे ना, कनिष्क भी जब आया था तो ये लोगों ने सोने के सिक्के चलाए। ठीक है। मौर्य टाइम में भी आपने देखा, और आप गुप्ता पीरियड में भी देखोगे। लेकिन ये जो सीसा और पोटीन के सिक्के हैं वो कहीं ना कहीं सातवाहन डायनेस्टी को चिन्हांकित करते हैं कि एक विशिष्ट वो है। सोने के सिक्कों का नहीं प्रचलन था इनके टाइम में, इनके टाइम था चांदी का और तांबों का। कला और वास्तुकला, इनके शासनकाल में अमरावती शैली की मूर्ति कला फली फूली। अमरावती एक प्रसिद्ध स्तूप भी इसी काल में बना। इनकी मुख्य विशेषता था संगमरमर से बना हुआ। तो आप ना तीन टाइप के जो कला है बाद में पढ़ेंगे हम लोग। एक तो होता है गांधार कला, दूसरा है मथुरा कला, गांधार मथुरा, और तीसरा है आपका ये अमरावती। तो अमरावती है वो इसके टाइम में आया। ठीक है। अमरावती जो आया सातवाहनों के टाइम में आया। और ये जो दोनों थे ये किसके टाइम में आए, ये दोनों आए कुषाण के टाइम में। ठीक है। कनिष्क ने प्रमोट किया इनको। अब होता क्या है, तीनों में जो मटेरियल यूज़ हुए वो अलग अलग थे। गांधार ने किसको यूज़ किया, ब्लू और ग्रे स्टोन, मतलब नीला भूरा पत्थर, है ना, नीला भूरा पत्थर यूज़ किया। मथुरा में क्या यूज़ किया, रेड स्टोन यूज़ किया। और इसने क्या किया, वाइट सैंडस्टोन जो संगमरमर बोल रहे हैं, है ना। तो आप थोड़ा सा इसको याद रखेंगे अगर तीनों में अंतर पूछा तो। और बहुत सारे अंतर है, जैसे कि आप बोलोगे तो ये पर्टिकुलरली सिर्फ क्या बौद्ध धर्म, जो बौद्ध की प्रतिमा था उसको बनाते थे। इसमें सातवाहन के इमेजेस यूज़ होते थे। तो वो हम लोग कनिष्क को जब पढ़ेंगे ना तो उसको पढ़ेंगे। ठीक है। सातवाहनों के अन्य योगदान हैं उसको देख लीजिएगा कि सबसे पहले तो ये है कि बौद्ध धर्म का स्वर्ण काल, जैसे आपने देखा कि आपका अमरावती स्तूप जो बना है, उसके अलावा नागार्जुन कोंडा अमरावती सातवाहनों के शासन के अधीन बौद्ध संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बना। और इन्होंने क्या किया, भाषा और लिपि, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि को प्रमोट किया। तो मैंने आपको 4 या 5 पॉइंट बताए हैं, वो सब बिल्कुल याद रखिएगा कि कैसा इन्होंने कल्चर लाया, है ना। एक तो आप भाषा और लिपि का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और हल का एग्जाम्पल देके बताएंगे कि इन्होंने इसमें प्राकृत भाषा में जो साहित्य है उसका रचना को प्रमोट किया। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बताएंगे कि इस टाइम नागार्जुन कोंडा और अमरावती में आपके आर्किटेक्चर और आर्ट का डेवलपमेंट हुआ। ट्रेड के बारे में लिख सकते हैं। भूमि अनुदान सबसे पहला जो दर्ज केस मिलता है वो यहाँ पे मिलता है सातवाहनों के टाइम। ठीक है। बहुत बड़ा पॉइंट है, जिसे अग्रहार कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
बौद्ध भिक्षुकों को कर मुक्त गांव देने की परंपरा शुरू हुई, जिसको अग्रहार कहते हैं। ठीक है, ये फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे। कमिंग टू नेक्स्ट वन, ये कुछ बचे खुचे कुछ राजवंश हैं। तो कौन थे? आभीर वंश थे, जिनको खाना बदोश जनजाति बोला जाता है। ज़्यादा डिटेल इनके बारे में नहीं मिलता। इक्ष्वा इक्ष्वाकु वंश है ना, जो अपने आप को सूर्यवंशी मानते थे, है ना, जो अयोध्या राजधानी थी उससे बिलोंग करते हैं। तो उससे बिलोंग करते हैं, बट इनकी राजधानी साउथ में थी, विजयपुरी, है ना, तो ये उनकी राजधानी थी। आंध्र प्रदेश के आसपास ये लोग शासन करते थे। और तीसरा जो वंश था, इस जो छोटे मोटे वंश थे उसमें थे चेदी, है ना, जो आप ये पढ़ते हो खारवेल, वो किसके बिलोंग करते थे? चेदी वंश से। तो खारवेल इसी से बिलोंग करते थे। और ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उससे ही बिलोंग करता है। तो इसकी राजधानी क्या थी? कलिंग नगर, जो कलिंग पढ़ते हैं ना, वो इनकी राजधानी थी। ठीक है, किनका? चेदी वंश वालों का। सो इसके साथ कुछ कला पढ़ लेते हैं। ये मौर्योत्तर काल में कौन कौन सी कला है? तो दो प्रकार के अवशेष मिलते हैं। आवासीय संरचना के अवशेष, मतलब आवासीय संरचनाओं की संख्या बहुत कम है, क्योंकि यह लकड़ी से बनी होती थी तो नष्ट हो गए। धार्मिक इमारतें, तो उसमें कौन कौन सा? नागार्जुन कोंडा का मंदिर, बेसनगर का मंदिर, भैरव कंद की गुफा, ये साक्ष्य पाए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं अपन, प्रमुख स्तूप कौन कौन से हैं? तो सांची का स्तूप, जैसे आपने देखा कि ये तो बनाया अशोक ने था, बट इसको रिनोवेट किया था किसने? अपने पुष्यमित्र शुंग ने, है ना। अशोक ने बनवाया था, ठीक है। उसके बाद था भरहुत स्तूप, ये जो आपके शुंग डायनेस्टी में बना था। और अमरावती स्तूप, तो ये 3 स्तूप हैं जो उस टाइम बहुत पॉपुलर थे। उसके बाद आते हैं मौर्योत्तर काल में मूर्ति कला की शैलियाँ कौन सी थी? जो मैंने बोला ना, ये और इस साल के एग्ज़ाम में भी आया है, CGPSC मेंस 2024 में। तो पहली शताब्दी में हिंदू ग्रीक कलाओं, तो इसकी जो कुछ विशेषताएं पूछा था ना 2 नंबर के लिए, उतना काफ़ी था। एक तो पहला, ये ग्रीक इंडो ग्रीक, मतलब भारतीय और ग्रीक सभ्यता के मिश्रण से बना है। संरक्षण और विकास, जो विकास ये था प्रारंभिक पल्लव काल में हुआ, बाद में कनिष्क ने भी किया है। तो कनिष्क भी लिख सकते हो आप, कनिष्क या फिर कुषाण, है ना, कुषाण डायनेस्टी ने किया। सामग्री जो यूज़ हुई थी, मैंने ऊपर में बताया कि नीला और भूरा बलुआ पत्थर, मतलब ब्लू और ग्रे सैंडस्टोन यूज़ हुआ था। और धार्मिक प्रभाव क्या है? मुख्य रूप से बौद्ध धर्म और रोमन देवताओं से प्रभावित था। और इसका प्रभाव क्षेत्र था ये आपके नॉर्थ वेस्ट इंडिया साइड में। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो कि ठीक है, यहाँ इस साइड में फेमस था, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। ठीक है, ये सब स्तूप के बारे में हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ MCQ आपके कुषाण वंश से रहेंगे, कुछ सातवाहन से, कुछ शुंग वंश से, कुछ आर्ट एंड कल्चर से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो ये भी हम लोग पढ़े ही नहीं है, बट मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। गोल्ड कॉइन किसने सर्वाधिक मात्रा में किए थे? तो ये किया था कुषाण वंश ने। ठीक है, इसके राजा कुछ फेमस हैं। सबसे ज़्यादा फेमस तो कनिष्क ही है, लेकिन जो ये स्टार्टिंग के थे, विम कट कटफिश, वो उसका मतलब ये पायनियर थे, मतलब स्टार्ट किए थे। तो विम फडनिस था, उसने सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। ये एक फैक्ट है, इसको आप याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कनिष्क की सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको ये 78 तो आपने देख लिया जब वो कनिष्क का काल चल रहा था, लेकिन इसका आंसर 81 AD है, जब उसका राज्याभिषेक हो रहा था। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध की तिथि 81 ई है, मतलब 81 AD। यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण 78 AD के तीसरे वर्ष में स्थापित की गई थी। तो इस फैक्ट को अगर आप याद करोगे ना कि 78 में तो उसका राज्यारोहण हुआ, लेकिन ये तीसरे वर्ष में लाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत और शक संवत के बीच अंतर कितना है? ठीक है, तो आप दोनों के बीच आप देखेंगे, मैं एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए, विक्रम संवत जो है, विक्रम संवत, ठीक है, विक्रम संवत किसके नाम पे पड़ा? एक विक्रमादित्य थे, उज्जैन के राजा, है ना। ये आपके गुप्ता और इन सब से कंफ्यूज मत होइएगा, उज्जैन के थे। तो इन्होंने जब शकों को हराया था, ठीक है, तो फिर उसके नाम पे इन्होंने विक्रम संवत स्टार्ट किया था। बाद में आपको ना गुप्त संवत भी कुछ मिलेगा। ठीक है, जब हम लोग गुप्त डायनेस्टी पढ़ेंगे तो उसके बारे में बताऊँगा। तो विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ था? 57 BC में। ठीक है, और ये क्या है आपका
शक संवत, ठीक है। तो जब शकों ने शक, ये क्या है, सॉरी, ये शक संवत जो स्टार्ट हुआ था 78 में, जब इन्होंने अपना आधिपत्य फिर से जमाया। पहले तो हार गए बाहर से आए तो, बट 78 में फिर से इन्होंने अपना आधिपत्य जमाया। तो दोनों में अंतर कितना होगा? इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मान लो अगर ये ईसा, ये है इस टाइम आपका एडी शुरू होता है, ठीक है। तो इसके पहले वाले बीसी हैं, बिफोर क्राइस्ट चर्च, है ना। और इसके बाद जो है वो सी हैं, आफ्टर, है ना। तो ये है आपका 57 और ये है 78, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? अराउंड 135 आ रहा है क्या? तो आपका 135 आंसर, सी इज़ द आंसर, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप याद कर लेंगे, इसको देख लेंगे। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नलिखित कोड के साथ उसका उत्तर इंकित करें। तो कौन समकालीन कौन था कनिष्क के? तो एक तो ऑप्शन दिया है अश्वघोष, वसुमित्र, इन दोनों का नाम तो आपने सुना है। कब सुना है आपने? जब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पढ़ा है तो, ठीक है। तो बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में जब आपने पढ़ा था तब इनका नाम आता है, क्योंकि एक आपके ये थे अध्यक्ष थे और अश्वघोष थे उपाध्यक्ष, ठीक है। तो ये दोनों कनिष्क से बिलोंग करते हैं, तो कंफर्म है। कालिदास नहीं आ सकते, क्यों? कालिदास तो गुप्ता पीरियड में आएंगे ना, तो गुप्त पीरियड अभी आना बाकी है। तो थर्ड को आप एलिमिनेट कर दो, ऑल ऑफ देम एलिमिनेट कर दो, फर्स्ट और सेकंड है इस, तो यही दिस इज द आंसर, ठीक है। कम्बन भी नहीं आएगा, कम्बन तो लेट में आते हैं। ये सब एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। कम्बन जो है 12वीं शताब्दी के थे, तो समकालीन हो नहीं सकते। अब आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना जाता है? तो इसमें एक्चुअली इन्होंने आंसर एक ही लिया था, बट आप देखोगे गूगल सर्च करके तो दो लोगों को माना जाता है। पुष्यमित्र शुंग को माना जाता है और गौतमी पुत्र शातकर्णी को। तो मैंने यहाँ पे अमेंड कर दिया इसका आंसर। इसका आंसर होगा बोथ, है ना। आप इसको छोड़िए, पुष्यमित्र और ये गौतमी पुत्र शातकर्णी और पुष्यमित्र दोनों ही माने जाते हैं। उसके बाद आते हैं, शुंगों के पूर्वज मूल्यतः किस स्थान से थे? मतलब शुंग कहाँ से आए थे? तो कहाँ से आए थे, हमने ऊपर में फैक्ट पढ़ा है, आप अगर भूल रहे हो तो रिवाइज करेंगे। ये आए थे उज्जैन से, ठीक है। तो आंसर होगा इसका उज्जैन। नेक्स्ट आते हैं, शुंग वंश के किस वंश ने भारत पर राज किया शुंग वंश के बाद? तो कौन कौन सा था हमारा सीक्वेंस? शुंग आता है, फिर कर्ण आ जाता है, फिर आता है सातवाहन। तो आएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये सिंपल फैक्ट था। सिमुक निम्न में से किस वंश के संस्थापक थे? तो ये कुछ सिंपल क्वेश्चन मैं रखता हूँ ताकि आप लोग भी क्या बोलते हैं, रिवाइज कर पाएँ। सातवाहन के फाउंडर थे, है ना। तो ऑप्शन डी इज़ द आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा करेक्टली मैच है? तो देखिए, पहला क्या बोल रहा है, मैं थोड़ा इंग्लिश पढ़ता हूँ कि ये वाला पार्ट थोड़ा मुश्किल है। पेंटेड ग्रेवेयर, एक टाइप के बर्तन पाए जाते थे ना पुराने टाइम में, उससे उस काल के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि रेडवेयर है, वो हड़प्पा टाइम में मिलता था, ठीक है। उसके बाद जो आपका ये क्या था, पेंटेड ग्रेवेयर है, तो वो आपको मिलता था वैदिक पीरियड में। हाँ, ये जो पेंटेड ग्रेवेयर है वो वैदिक पीरियड में। उसके बाद नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, वो मिलता था मौर्यन पीरियड में। ये थोड़े ना अलग टाइप के, मतलब वो जो मृदा भांड मिलते थे उसके प्रकार हैं। मैं नीचे लिखा है डिटेल, आप पढ़ लीजिएगा। तो पहला ही बोल दिया तो ये गलत हो गया। इस टाइम में क्या मिलता था, हड़प्पा टाइम में रेड वेयर मिलता था, ठीक है, या फिर पॉलिश रेड वेयर बोल दीजिए, जो भी। तो ये तो गलत है। दूसरा, गांधार कला कुषाण से था क्या? बिल्कुल था। अजंता मुगल से? बिल्कुल नहीं, अजंता तो आपकी गुप्त पीरियड से बिलोंग करता है ना। और आपके पहाड़ी शैली जो मराठा से भी बिलोंग नहीं करते। पहाड़ी शैली तो पहाड़ी चित्रशैली तो पहाड़ी एरिया से बिलोंग करता है, जो उत्तराखंड का एरिया है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। एलिमिनेट करने के लिए आपको ऐसे यूज़ करना है। अब आते हैं, किस टाइप के जो ये कौन सा मैच नहीं है? इधर दिया है डायनेस्टी का नाम और इधर दिया है किस टाइप के सिक्के आपके प्रचलित थे, ठीक है। तो कलचुरी के पहला देखते हैं कुषाण। तो कुषाण के टाइम में क्या था, आपने देखा है कुषाण के टाइम में सोना बहुत ज़्यादा सिक्के उन्होंने जारी किए। गुप्त वंश के टाइम में, गुप्त अभी पढ़े नहीं है लेकिन जस्ट अभी चलिए छोड़ते हैं उसको। सातवाहन ने क्या किया? सातवाहन को मैच करने की कोशिश करिए। सातवाहन ने गोल्ड, अच्छा 2 सेकंड ना, कुषाण ने स्वर्ण और ताम्र दोनों किए। ये फैक्ट अगर आपको पता होगा, कैसे पता होगा, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ में भी हमें मिला है खरसिया से,
और एक दो जगह और है, तो खरसिया और तेलीकोटा, है ना। तो वहाँ तो छत्तीसगढ़ में हमें कुषाण के सोने और तांबे के सिक्के मिलते हैं। तो ये पहला मैच कर पाओगे अगर आप छत्तीसगढ़ सीजी आपका आप पढ़ लिया होगा तो। गुप्त अभी आपने पढ़ा, मतलब गुप्त में क्या है, स्वर्ण और रजत बिल्कुल सही है। सातवाहन में जस्ट हमने पढ़ा कि इन्होंने सोने के सिक्के जारी नहीं किए, इन्होंने तांबे के सिक्के जारी किए और चांदी चांदी और तांबे के, है ना। तो दिस इज़ रॉन्ग। कलचुरी ने ये तो तीनों करा, कलचुरी तो पढ़ते हैं ना आपका, स्वर्ण के सिक्के किसने किए थे। अगर मैं बाकी कलचुरी छोड़ूं, छत्तीसगढ़ वाला भी याद करूं, तो इन्होंने तीनों ही सिक्के जारी किए थे। जाजलदेव ने स्वर्ण के सिक्के जारी किए थे, बाकी के राजाओं ने भी स्वर्ण और रजत के। तो सातवाहन को आप याद रखेंगे इस द मतलब उन्होंने क्या किए थे, ये स्वर्ण सिक्के कुषाणों ने स्वर्ण सिक्के चलाए थे, सातवाहनों ने चांदी तांबे और शीशे के सिक्के चलाए थे, ठीक है। तो आप देखोगे सीजीपीएससी में भी काफ़ी ये सिक्के विक्के पूछते हैं, इंस्क्रिप्शन पूछते हैं। अफ़गानिस्तान में एक बामियान करके एक प्रसिद्ध जगह था, वो क्या था, है ना। तो ये था आपका बुद्ध प्रतिमा के लिए फ़ेमस था, जिसको तालिबान ने जब ऑक्यूपाई किया अफ़गानिस्तान को 2001 में, तो उसको नष्ट कर दिया। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ वो बनाया नहीं गया है, ये सारे के सारे घटना चक्र के हैं, किसी न किसी स्टेट के एग्ज़ाम में आए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बामियान जो पहाड़ी है उसको में काट के बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई थी, बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमा थी, लेकिन तोपों से उड़ा दिया अफ़गानिस्तान में जब तालिबान ने कंट्रोल किया। अब आता है हमें मैच करना है, ठीक है। तो गांधार कला के साथ क्या आएगा, हमने पढ़ा है आज, कुषाण आएगा। तो एकथरी अगर आप कर लेते हो तो इसे एक ही मैच हो गया। जूनागढ़ रुद्र दमन से, मिलिंद हो मिलांडर, है ना, और तक्षशिला है। ये शायद चौथा फैक्ट पता नहीं होगा, बाकी दो तो उससे ही ऑप्शन बन जा रहा है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, देखिए कुषाण काल से संबंधित कला है, तो पता नहीं इसने घटना चक्र में गलत दिया था। गांधार और मथुरा दोनों ही आपके कुषाण से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो दोनों होंगे। और ये अमरावती है वो है सातवाहनों से, सातवाहन से। तो ऑप्शन इस मतलब ऑप्शन मैंने बना दिया इसमें जनरेट करके डी, तो आप डी को आंसर लेंगे, मैंने यहाँ पे करेक्शन किया है। अगला है सातवाहनों की राजधानी अवस्थिति कहाँ थी, राजधानी अमरावती में, है ना। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है। तो ये फैक्ट आपको याद करना है, ये है मत्स्य पुराण में मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का भी विकास हुआ। तो डेफिनेटली ये फैक्ट करेक्ट है ना। हमने पढ़ा ना, हल ने आपका प्राकृत भाषा का उपयोग किया था, ठीक है। एक सेकंड ना, मेरा बच्चा आ गया, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। मुझे 2 मिनट दो, मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। हाँ मैं काम कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, ठीक है। अच्छा तो सॉरी रिकॉर्डिंग में कई बार डिस्टर्बेंस होता है, तो डोंट माइंड। नेक्स्ट है, सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत व अन्य भाषाओं को अपनाया। डेफिनेटली अपनाया है ना, अन्य भाषाओं को तो अपनाया। तो दोनों ही कारण और कथन दोनों ही करेक्ट हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा, स्पष्टीकरण सही है, ए होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। तो पहला बोल रहा है, सातवाहन शासकों ने क्या प्राकृत भाषा के पोषक थे, बिल्कुल थे, उन्होंने काफ़ी उपयोग किया। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को ये प्रोत्साहित किया, हाँ तो ये भी सही है। तो कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा, है ना। यहाँ पे ए और फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रोनोलॉजी बताना है, मतलब सीरीज़ कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो सातवाहन पहले आए, राइट। दूसरा फिर वाकाटक आए, क्योंकि सातवाहनों को हटाने के बाद ही वाकाटक करे, और चालुक्य फिर लेट में आए। तो अभी क्या है ना, जब हम लोग करेंगे एंशिएंट में तो चालुक्य और ये सब छूट रहे हैं, क्योंकि वो सिलेबस में एक्सप्लिसिटली दिया नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि उसको भी हम लोग कंप्लीट करें। चालुक्य है आपका, पल्लव डायनेस्टी है ना, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट राजाएँ हैं, उनको पढ़ते हैं अपन बाद में। तो उसका आंसर क्या होगा, सीरीज़ में दिया है 1 2 3, है ना। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मैच द फॉलोइंग। तो जो कैपिटल है वो मैच करना है। शुंग कैपिटल क्या था, पाटलिपुत्र, ठीक है। सातवाहनों का क्या था, पैठान। अमरावती भी था लेकिन पैठान भी था, है ना, महाराष्ट्र में जो हमने पढ़ा। कदम था उनका था, ये एक्चुअली ना कर्नाटक के आसपास है, तो बनवासी है। और चंदेल जो है महोबा एमपी, है ना। तो डी का अगर 1 याद करेंगे तो दोनों होने चाहिए। उसके बाद कदम्ब का अगर आप 2 मैच कर पा रहे होगे तो ऑप्शन है ए का 4 करेंगे तो भी ठीक है। तो ऑप्शन इज़ ए करेक्ट, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न है सातवां, ये प्रश्न सीजीपीएससी में आया है, आपने देखा होगा 2021 में। तो सातवाहन वंश की शक्ति छीन होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया, बिल्कुल सही है। वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवर सेन हुआ, ये फैक्ट गलत है। क्यों? क्योंकि विंध्य शक्ति का पुत्र था प्रवर सेन, है ना, तो ये ऑप्शन गलत है। विंध्य शक्ति प्रवर सेन का पुत्र था, यार उसका पिता था, है ना, बेटे को बाप बना दोगे। तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट, तो सी इज़ द ओनली मतलब आंसर, ठीक है, तो सी इज़ द आंसर। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रश्न, ये आपको मैच करना है शासकों को। तो नासिक का जो अभिलेख किससे है, बिलोंग करता है आपका, मतलब कौन सा मैच नहीं है बोल रहा है, ठीक है। तो ये तो मैच है, परफेक्ट है। हाथी गुम्फा खारवेल से बिल्कुल मैच कर रहा है, करेक्ट है। भीतरी, तो भीतरी जो है ना, आप गुप्ता पीरियड हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर के बाद, तो वो डिपेंड बिलोंग करता है स्कंद गुप्त से, ठीक है, तो स्कंद से, तो दिस इज़ रॉन्ग। गिरनार तो रुद्र दमन हमने पढ़ा ही है, तो सी मैच नहीं कर रहा है, तो सी इज़ द आंसर, ठीक है। ये डिटेल मैंने ऐड कर दी है ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर रहें। और ये क्वेश्चन आया था सीजीपीएससी में, अगेन बहुत टफ लगा था मुझे उस टाइम। तो इसमें देखो क्या बोल रहा है, उदयगिरी खंडगिरी गुफाओं के संदर्भ में कौन सा सही है। अगेन मैं रिपीट करूँगा, लास्ट ईयर हम लोग का ट्रेनिंग था 700 जब थे, तो हम लोग को उड़ीसा ले जाया गया था, तो हम लोग घूम के आए थे उदयगिरी खंडगिरी। तो ये प्रश्न देखता हूँ तो मुझे वो इंसिडेंस याद आता है। इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं, बिल्कुल दोनों टाइप की गुफाएं हैं। उदयगिरी में 18 और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं, बिल्कुल सही हैं। खंडगिरी गुफा हाथी गुम्फा अभिलेख के लिए प्रसिद्ध है। अब इसमें ट्रिक क्या कर दिया इसने, देखो इधर आपका उदयगिरी है, इधर आपका खंडगिरी है, तो जो हाथी गुम्फा जो अभी शिलालेख है ना, वो इधर है उदयगिरी में, है ना, तो इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत कर दो, थर्ड स्टेटमेंट गलत कर दो, तो 1 एंड 2, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज राजा खारवेल का हाँ नाम जुड़ा है, तो बहुत मतलब घिसा पिटा क्वेश्चन, तो सी इज़ द राइट आंसर, है ना। उसके बाद ये मैंने कुछ चीज़ें और ऐड करी हैं, वो आप एक बार देख लीजिए। मथुरा कला के बारे में कुछ मैंने लाइन ऐड करी है। ये तीनों जो अमरावती स्तूप है, नागार्जुन कोंडा, कारले, ताकि आपके पास थोड़ा मसाला रहे, आप एग्ज़ाम में लिख पाओ, है ना। हाथी गुम्फा, ये सब अब शिलालेख के बारे में, और ये विक्रम संवाद, इन सब के बारे में भी बता दिया है, ठीक है। अब कुषाण वंश के बारे में थोड़ा सा मैंने इंट्रो यहाँ ऐड किया था। लेकिन अब आते हैं हम लोग जो मेंस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे मैंने बताया आपको, ज़्यादा पूछा नहीं गया है, बट रिसेंट टाइम में ये जो छूटे हुए टॉपिक है ना, उनको बड़ा पसंद करने लग गया है। जैसे इस साल आया था शुंग वंश में भारतीय संस्कृति क्या थी, तो हमने इतना पढ़ लिया, अब मुझे लगता है आप खुद आंसर कर पाएंगे, ठीक है। फिर भी मैं रिवाइज करता हूँ। एक तो शुंग वंश के बारे में आया, भारतीय संस्कृति कैसी थी। दूसरा गांधार कला के बारे में पूछा। तीसरा कनिष्क के साम्राज्य विस्तार के बारे में। और ये इसको मैं यहाँ पे कवर नहीं करूँगा, भले मैंने आपको आंसर दे दिया है। ये आएंगे आपके राजपूत वाला जो पढ़ेंगे, चंदेल डायनेस्टी जब पढ़ेंगे ना, उस टाइम आएगा। तो ये ऐड कर दिया मैंने, क्योंकि इसको कहीं ऐड करते बन नहीं रहा था इस प्रश्न को। तो चलिए क्वेश्चन का मैं हिंदी वाला प्रारूप पढ़ता हूँ। तो सबसे शुंग वंश के टाइम में कैसा भारतीय संस्कृति में विकास हुआ, तो पहला था धार्मिक पुनरुत्थान, तो ब्राह्मणवाद का उत्थान हुआ, ठीक है। डिटेल आप पढ़ते जाएंगे, ज़्यादा मैं एक एक लाइन को पढ़ूंगा तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। भागवत धर्म का भी उदय हुआ, है ना, जैसे ये गरुड़ स्तंभ जो स्थापित किए थे। बौद्ध धर्म था, उसको भी फला फूला, क्योंकि सांची और भारहूत इन सबको संरक्षण दिया गया था। सेकंड आते हैं कला और वास्तुकला में क्या क्या है। स्वदेशी शैली का विकास हुआ, जैसे भारहूत और जो सांची के स्तूप थे वो आपके जातक ये लोकल मतलब डिज़ाइन तैयार किए गए थे। स्तूपों को सजाया गया, मूर्ति कला जीवित हुई। उसके बाद भाषा में कौन सा हुआ, संस्कृत का विकास हुआ, है ना। और महाभाष्य की रचना, अगर ये फैक्ट याद होता तो एक बहुत अच्छा होता, मुझे भी याद नहीं था, ठीक है, क्योंकि हम लोग रिवाइज़ करते नहीं। बट कोशिश इस बार यही रहेगी, आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते कुछ चीज़ें और अच्छे से रिवाइज़ करें। तो महाभाष्य की रचना हुई थी वहाँ पे। और सामाजिक पहलू क्या था, वर्ण व्यवस्था को काफ़ी, हाँ ये मैंने लिखा था, मैंने ये लिखा था वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मणवाद, और दो तीन चीज़ें ऐड करी थी, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो ये महाभाष्य मेरे को याद नहीं आया था। धर्मशास्त्र मैंने लिखा था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उस टाइम के महत्वपूर्ण पहलू थे, है ना। 4-5 फैक्ट डाल के आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। फैक्ट के साथ डालेंगे ना, तो आपका जो आंसर है उसमें वजन डलेगा। जैसे मैंने यहाँ बताया, बेस नगर गरुड़ है, यहाँ पे आपने महाभाष्य को लिख दिया, तो ये जो मसालेदार आंसर हैं वो आप याद रखेंगे। अगला आंसर है गांधार शैली की जो क्या बोलते हैं विशेषताएं बताइए, तो वही मिश्रण है इंडो और यूनानी शैली का।
बुद्ध का चित्रण किया है, ठीक है। और जो सामग्री है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये मैं लिख पाया था कि गांधार शैली में ब्लू ग्रे, है ना, अ, नीला भूरा पत्थर यूज़ हुआ था, ठीक है। अगले आते हैं कनिष्क का जो कैसे विस्तार था, 2 नंबर का था इसलिए ज़्यादा लंबा आंसर नहीं है। तो कनिष्क ने कहाँ-कहाँ विस्तार किया था? मुख्य रूप से मध्य एशिया का एक बड़ा हिस्सा और ये जो वेस्टर्न पार्ट है, जब आप देखोगे ना कुछ ऐसे मैप से याद कर किया करें, ठीक है? ठीक है, ये ऐसा करते हैं। तो ये इस एरिया में हुआ, उसके बाद इसने मथुरा कला को किया, तो यूपी साइड भी इसका विस्तार था और राजधानी जो था पेशावर में थी, पुरुषपुर में, है ना, जो पाकिस्तान में है। तो मोस्टली ये जो एरिया है ना, वहाँ पे इसका विस्तार था, ठीक है। तो ये देखेंगे भारत में इनका विस्तार पश्चिम में गांधार तक था, उसके बाद पूर्व में मथुरा, दक्षिण में सांची और कश्मीर और पंजाब तक फैले हुए थे। ये क्वेश्चन जैसे मैंने बताया इसको मैं अभी कवर नहीं करूँगा, चंदेल डायनेस्टी जब पढ़ें, बट ठीक है आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। शिव को डेडिकेटेड था, अराउंड 11वीं शताब्दी में बना और ये आपके नागर शैली से प्रभावित था। कुछ जो होमवर्क आपको देना था वो ये था कि मौर्योत्तर भारत में शुंग वंश की राजनीतिक महत्ता का चर्चा कीजिए, ठीक है। तो आपको थॉट जनरेट करना है, सोचना है क्या क्या लिख सकते हैं पॉइंट। एटलीस्ट 4 नंबर के लिए बनाइए, क्योंकि अगर 4 नंबर के लिए आप आंसर बनाओगे तो उसको 8 बनाया जा सकता है, 15 नंबर में नहीं पूछेगा मेरे को लगता है। ब्राह्मणवाद और वैदिक संस्कृति के पुनरुत्थान में सातवाहनों की भूमिका का मूल्यांकन करिए। शुंग और मौर्यों की प्रशासनिक प्रणालियों की तुलना कीजिए और प्रशासन सातवाहन काल की आर्थिक संरचना और व्यापारिक प्रथाओं, तो जो हमने बंदरगाह ये सब यूज़ किए ना वो सब देखिएगा। इसमें क्या कर सकते हो, क्या व्यापार थे, क्या सिक्के चलाए, ये सब यूज़ करिएगा। शुंग शासन में सांस्कृतिक और कलात्मक विकास में हमने पढ़ा ही है ना, ऊपर में ही। सातवाहनों द्वारा झेली गई क्षेत्रीय पहचान और राजनीतिक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। शुंग और सातवाहन काल में इंडो ये जो यूनानी संपर्क थे उसका प्रभाव तो आप बताएंगे कि कैसे गांधार कला का विकास हुआ। कोशिश करिएगा अपने दिमाग को जितना आप खींच सकते हो, जितना बना सकते हो पॉइंट। नहीं बना कोई इशू नहीं है, जब हम लोग रिवाइज़ करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री को तब हम लोग इसको फिर से देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया और ये मटेरियल जो है मेरे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल रहेगा, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग गुप्ता पीरियड पढ़ेंगे।